बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 2, बायोलॉजी 9 क्लास। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 29 है। 120 मिनट से सॉल्व करने के लिए 12 MCQs हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 16 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले MCQs की तरफ आते हैं। दी बार्क ऑफ विच ट्री इज मोर सूटेबल फॉर क्योरिंग मलेरिया? सिट्रस, किनकोना, कैक्टस और पाइनस। अब देखते हैं कि इसमें से इररिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है। तो कैक्टस आपके पास सबसे पहला इररिलेवेंट ऑप्शन है कि हमने बार्क की बात की है, तो कैक्टस जो है वो कोई ट्री नहीं है। कैक्टस आपके पास एक छोटा सा प्लांट होता है जिसमें फ्लशी किस्म के स्टेम्स होते हैं, तो सबसे पहले कैक्टस आपने आउट कर दिया। फिर हम देखते हैं पाइनस और सिट्रस को। पाइनस और सिट्रस आपके पास जो है वो हिली एरियाज के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो सिट्रस और पाइनस आपके पास राइट ऑप्शन नहीं है। जब आप इसको स्टडी करेंगे अपनी बुक में तो आपको पता चलेगा कि किनकोना इज द राइट ऑप्शन। आपकी बुक से भी देख लेते हैं। ये देखें जी, some dishonest merchant began to substitute the bark of another tree Kinkona which closely resembled Quina quina. This dishonesty proved much valuable for mankind. Kinkona bark was found to be excellent for treating malaria. ओके, तो किनकोना बार्क जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, क्विनीन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया, डायबिटीज, कोलरा, नन ऑफ दीज। तो इरेलीवेंट आपका सबसे पहले हो जाएगा नन ऑफ दीज, जिसको आप आउट कर देंगे। बाकी ऑप्शन देखेंगे डायबिटीज और कोलरा। तो डायबिटीज आपके पास जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है बॉडी में। किसी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही हो या ना मिल रही तो डायबिटीज हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन ये राइट ऑप्शन आपके पास नहीं है डायबिटीज। इसको ट्रीट करने के लिए आपको इंसुलिन चाहिए होती है। नेक्स्ट आपके पास है कोलरा। कोलरा भी है आपके पास क्विनीन से, हम यानी कि ट्री जो है यानी इससे निकलने वाली किसी मेडिसिन से कोलरा को ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है मलेरिया। तो मलेरिया आपका राइट ऑप्शन है। अभी हमने स्टडी किया दैट किनकोना बार्क कंटेन्स क्विनीन दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिसीज। तो मलेरिया आपके पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच ईयर AFA King listed his 20 observations? ओके, 1883, 1888, 1887, 1889। कौन सा ईयर था आपके पास? 1889 भी नहीं था, 87 भी नहीं था, 88 भी नहीं था, 1883 आपका राइट ऑप्शन है। आपकी बुक से भी देख लेते हैं। ये आपके पास आ गया। इन 1883 a physician AFA King listed his 20 observations. Okay. Next MCQs. Plasmodium is transferred by dirty water, mosquito, birds, virus. यहाँ पे आपको बता रही है कि प्लाज्मोडियम की बात हो रही है, इसलिए वायरस आपका सबसे पहला इरेलीवेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है डर्टी वाटर। डर्टी वाटर पीने से आपको प्लाज्मोडियम ट्रांसफर नहीं होता और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम ट्रांसफर होने के लिए आपको क्या चाहिए? मॉस्किटो। मलेरिया आपको मच्छर काटता तो आपको मलेरिया होता है, वैसे आपको मलेरिया नहीं होता। तो बर्ड्स भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग है। मॉस्किटो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास रॉस फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन स्टमक, ब्लड, बोथ ए एंड बी, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बोथ ए एंड बी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, हर दफ़ा सही नहीं होता। तो सबसे पहले इसको बाइट करेंगे बिकॉज दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो मॉस्किटो जब आपको बाइट करता है तो उस वक्त स्लाइवरी ग्लैंड प्लाज्मोडियम होते हैं ताकि उसके मुंह से निकल के आपके ब्लड में ट्रांसफर हो सके। तो मल्टीप्लाइंग यहाँ पे नहीं होती, मल्टीप्लाइंग ब्लड में भी नहीं होती, मल्टीप्लाइंग होती है स्टमक में। यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ओके जी, तो हम देख रहे थे कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई का होता है, ब्लड में मल्टीप्लाई नहीं होता बल्कि स्टमक में मल्टीप्लाई होता है। आपकी बुक में भी ये मेंशन है, वहां से भी देख लेते हैं। ये Plasmodium multiplied in the walls of mosquito stomach and then moved into mosquito salivary glands. He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि मॉस्किटो के स्टमक में ही मल्टीप्लाई हुआ था प्लाज्मोडियम। ये जो उसकी हाफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की, वो मॉस्किटो में पूरी होती है और बाकी की हाफ जो वो ह्यूमंस में पूरी होती है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? स्टमक। A hypothesis that is often tested and never rejected is called. ऐसा हाइपोथेसिस जिसको आप हमेशा टेस्ट करें लेकिन वो रिजेक्ट ना हो तो उसे क्या कहते हैं? थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, डार्विन।
तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि इररिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है। तो डार्विन इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है। और हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए लेकिन रिजेक्ट ना हो, उस वक्त रिजेक्ट ना हो, तो हम उसको लॉ या प्रिंसिपल नहीं बनाते। लॉ प्रिंसिपल के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके आना पड़ता है, उसके बाद कोई भी आपकी हाइपोथेसिस जो है वो लॉ या प्रिंसिपल बनती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? थ्योरी। थ्योरी उस टाइम पे जो भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट का मिलकर रिजल्ट आ रहा है, जो मेजोरिटी का रिजल्ट होता है, उसको हम उस वक्त थ्योरी बना देते हैं कि उस टाइम की थ्योरी ये थी कि ये डिसीज कॉज होने की रीज़न ये हो सकती है। जैसे उस वक्त थ्योरी ये थी कि डर्टी वाटर पीने से जो है वो मलेरिया कॉज हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसको कॉज करने के लिए बाकायदा एक एजेंट है, एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है। तो राइट ऑप्शन आपके पास है थ्योरी। ओके, अब आपकी बुक से देख लेते हैं कि थ्योरी की डेफिनेशन यहाँ पर या क्या दी हुई है। ये आपकी बुक में मेंशन है, the hypothesis that stand the test of time, often tested and never rejected, are called theories. Okay. Next आपके पास MCQs है। In dengue fever, which cells are shortened? Platelets, leukocytes, white blood cells, organs. तो सबसे पहला irrelevant ऑप्शन आपके पास है जी organs। ये जो डेंगू फीवर वाला क्वेश्चन है ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपके टेस्ट में शामिल किया गया है। जब डेंगू फीवर का पेंडेमिक आया था तो उस वक्त आप सबको पता होगा कि 2 टाइप के सेल्स होते थे जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से गिरते थे और जिनकी वजह से ये फीवर और बाकी सब चीज़ें कॉज होती थी, वो थे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पीडीली गिरते थे वो आपके पास थे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है बॉडी में ब्लड का क्लॉट्स बनाना। जब आपको चोट लगती है तो फ़ौरन से पहले वो आपकी स्किन होती है उसके वहीं पे ब्लड को आके जमा लेते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे और आपको कोई चोट लगेगी तो आपका ब्लड जो है वो वेस्ट होता जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स का काम आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम का होता है। तो डेंगू जो वायरस है उसका बेसिकली काम होता है कि आपका डिफेंस सिस्टम जो है उससे हद से ज़्यादा कमज़ोर कर दे और आपका जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्गन्स इररिलेवेंट ऑप्शन है जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। वाइट ब्लड सेल्स को कम करता है लेकिन प्लेटलेट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपके पास प्लेटलेट्स है। ल्यूकोसाइट्स आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। आगे जी, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वर प्रेजेंटेड बाय AFA किंग? 14, 18, 20, 22। हमने पहले एक MCQs को सॉल्व करते हुए देखा था जब आपने चेक किया था कि कौन सा ईयर था जब AFA किंग ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी थी या अपने पॉइंट्स दिए थे। तो उस वक्त हमने देखा था कि 20 ऑब्जर्वेशन थी, तो 20 ऑब्जर्वेशन आपका राइट ऑप्शन है। 14, 18, 22 जो है वो रॉन्ग है। द मलेरिया इज स्प्रेड इन बर्ड्स बाय क्यूलेक्स, एनोफेलस, फ्लाई, एडीज। ये क्यूलेक्स, एनोफेलस, एडीज आपके पास तीनों मॉस्किटोज के नेम है। फ्लाई जो है वो आपके पास कॉमन हाउस फ्लाई है, यानी कि आपकी मक्खी। तो ये आपका राइट ऑप्शन नहीं है बल्कि इररिलेवेंट ऑप्शन है। अब आपके पास बर्ड्स में और एनिमल्स में डिसीज़ कॉज करने के लिए जो मॉस्किटो है वो डिफरेंट है। तो आपने याद रखना है कि एडीज़ जो है वो डेंगू वायरस कॉज यानी स्प्रेड करने वाला आपके पास मॉस्किटो है। एनोफेलस जो है वो आपके पास ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है और क्यूलेक्स जो है वो आपके पास बर्ड्स में मलेरिया कॉज करता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? क्यूलेक्स हो गया। आपकी बुक से भी इसको देख लेते हैं। ये He allowed a female Culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria. Okay. Mosquito that transfer dengue fever. Aedes, Culex, Anopheles, none of these. तो इसमें से आपका इररिलेवेंट ऑप्शन none of these है जिसको आप आउट कर देंगे। एडीज जो आपके पास है वो डेंगी मॉस्किटो, जो एडीज है जो डेंगी फीवर कॉज करता है वो आपके पास इस मॉस्किटो का नाम है। क्यूलेक्स आपके पास बर्ड्स में कॉज करता है, एनोफेलस आपके पास ह्यूमंस में कॉज करता है मलेरिया। तो एडीज आपका राइट ऑप्शन है। बार्क ऑफ क्यूनाक्विना इज यूज्ड फॉर फ्लू, फीवर, मलेरिया, एयर। तो अब इन चारों ऑप्शन में से एयर आपके पास क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल आपको इररिलेवेंट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट आपके पास फीवर। फीवर तो आपको किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, लेकिन क्वीना आपके पास स्पेसिफिकली मलेरियल फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। फ्लू आपका कॉमन फ्लू है, उसको आप वैसे भी ट्रीट कर सकते हैं और घर के किसी भी
जो आपके नेचुरल मेथड से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्वीना क्वीना की ज़रूरत आपको सिर्फ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए पड़ती है। द वर्ड मेला मीन्स एयर, पुअर, बैड, पॉइजन। ओके, पॉइजन जो है यहाँ पे आपका इररिलेवेंट ऑप्शन है। मेला का मतलब पॉइजन यानी जहर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एयर, पुअर, बैड इन तीनों में से कौन सा है? एयर भी नहीं है। बेसिकली आपका राइट ऑप्शन है आई थिंक सो बैड। बुक से चेक कर लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये है आपके पास इटालियन वर्ड मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, सो द राइट ऑप्शन इज बैड। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। What were the observations about malaria until 19th century? तो कोई सी दो ऑब्जर्वेशंस आपने लिखनी क्योंकि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, ये आपके पास आ गई। बाय 19th सेंचुरी आपके पास क्या ऑब्जर्वेशंस थी? मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, quinine is an effective drug for treating malaria, drinking the water of marshes does not cause malaria, plasmodium is seen in the blood of malarial patients। जोन सी 2 आपको बेस्ट आती हैं वो आप इनमें से लिख लीजिएगा एग्जाम में। Why Ronald Ross used sparrows in his experiments? स्पैरोज की यूज़ की थी, 2 रीजंस आपने बतानी है। याद रखिएगा हमेशा कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं तो पहले उसको एनिमल्स पे करते हैं, ह्यूमंस पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। ये आपके पास आ गए रोनाल्ड रॉस। In order to test the above deductions, Ronald Ross, a British army physician working in India in 1880s, performed important experiments. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito and some days later and found plasmodium multiplied in mosquito's stomach. The next logical experiment was to allow an infected mosquito to bite a healthy person. If hypothesis was true, the healthy person would have got malaria. But scientists avoid using human beings for experiment when results can be so serious। जैसे कि उस टाइम पे मलेरिया बहुत शदीद बीमारी थी जो कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी, जिसका इलाज नहीं था उस वक्त। इसलिए कोई भी बीमारी, ये बहुत अनएथिकल बात है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ह्यूमंस का यूज़ करें। इसलिए पहले एनिमल्स पे उसको ट्राई किया जाता है, उसके बाद उसको ह्यूमंस पे यूज़ किया जाता है जब आपके रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किए गए थे? स्पैरोज को यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। राइट डाउन 2 सिम्टम्स ऑफ डेंगी फीवर। कोई सी 2 आपने सिम्टम्स लिखनी है, आप लिख सकते हैं सीवियर पेन इन बैक एंड हेड एंड हाई फीवर। ये आपके पास 2 जो हैं वो सिम्टम्स हैं जो कि बज़ाहिर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। वाई इज़ डेंगी फीवर डेंजरस फॉर ह्यूमंस? डेंगी फीवर ह्यूमंस के लिए डेंजरस क्यों है? यहाँ भी आपने 2 रीजंस देनी है। तो पहली रीज़न आप ये देंगे कि डेंगी फीवर की वजह से आपका इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है। दे रिड्यूस फास्टली एंड रैपिडली, जिसकी वजह से आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है और आप किसी और डिसीज़ को फाइट करने की जो आपकी एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा रीज़न डेंगी फीवर का ये है कि डेंगी फीवर कॉज होने की वजह से आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और इस कंडीशन में अगर आपको किसी किस्म की चोट या कोई इंजरी आए तो उसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता और आपका ब्लड वेस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। थर्ड रीज़न आप ये लिख सकते हैं इसमें
कि डेंगू फीवर की वजह से डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वल्नरेबल हो जाती है। तो कोई सी भी रीज़न आप दे सकते हैं जो आपको ईजी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रॉस प्रूव दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया? उसने कैसे प्रूव किया था कि मॉस्किटोज ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं? तो इसका आंसर हमने पीछे अभी देखा था, ये वाला, कि उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया था जिसमें उसने एक ऑलरेडी डिसीज, जिस पर्सन को डिसीज थी वहाँ उसने उस मॉस्किटो को बाइट करवाया था, फिर उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को उसने एक हेल्दी पर्सन में बाइट करवाया था और वहाँ पे डिसीज ट्रांसफ़र हो गई थी। तो ये प्रूफ करता है कि मॉस्किटो के बाइट करने से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है। और जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू स्पैरोज में, वो भी ये प्रूव करता था कि आपके पास मॉस्किटो ही वो एजेंट है जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करवाता है। नेक्स्ट, राइट डाउन ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए किंग अबाउट मलेरिया। आपके पास ये 2 मार्क्स का है तो आप 3 या 2 लिख सकते हैं, सारी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी क्या थी ऑब्जर्वेशंस? ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। People who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors. People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets. And individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. ये उसकी 3 ऑब्जर्वेशंस थी और इनकी बेस पे उसने क्या कहा था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड लॉ? तो इसमें थ्योरी एंड लॉ में आपने क्या करना है, पहले उनकी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद उनकी एग्जांपल कोट करनी है, ठीक है? तो थ्योरी की डेफिनेशन आपके पास ये मेंशन है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। और लॉ जो आपका है, if a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle. A scientific law is a uniform or constant fact of nature. ये आपके पास दोनों की डेफिनेशंस हो गई। और रही बात एग्जाम्पल की, तो आप कोई भी थ्योरी यहाँ पे बता सकते हैं, हार्डी-वेबंग थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, या कोई भी थ्योरी जो आपको आती है, जिस थ्योरी की एग्जाम्पल आती है वो दे सकते हैं। और लॉ में भी आप किसी भी लॉ की एग्जांपल दे सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का लॉ, केमिस्ट्री में यूज़ हुआ, फिजिक्स में, जो सा मर्जी आप लॉ यहाँ पे कोई भी लॉ बता सकते हैं जो आपको इजीली याद रहे। डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें आपने सिंपली इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टेट करनी है, तो आपकी बुक में मेंशन है। ये आपके पास बुक में दी हुई है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है? ये आपके पास इसकी एग्जांपल हो गई, और सॉरी डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसकी भी आपने डेफिनेशन बतानी है। तो ये इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है जो आप लिख देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे 2। ओके, नेक्स्ट है जी, बड़ा ही आ गया लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार सॉल्व करें इसे। इन विच फॉर्मेट्स डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड? डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कौन सी फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, आप उसको डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं चार्ट्स में, फ्लो चार्ट्स में, ग्राफ्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, किसी भी थ्रू आप जिस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज करके, यानी डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं सबके सामने। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में मेंशन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो टॉपिक है उसके अंदर ये मेंशन है। ये डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। ये आपका आंसर है और ये आपने बस एक लाइन का आंसर बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेशो। इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है, एक्सप्रेशन बताना है कि इसको हम लिखते कैसे हैं, और एग्जाम्पल कोट करनी है अगर आपको एग्जाम्पल दी गई है।
ये आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन। When a relation between two numbers, example A and B, is expressed in terms of quotient A and B, it is called the ratio of one number to the other. Ratio may be expressed by putting a division or colon mark between the two numbers. For example, the ratio between 50 middle patients and 150 normal patient is 1:3. यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी बता दी है, एक्सप्रेशन भी बता दी है और एग्जाम्पल भी दे दिया है। इसको आपने हेडिंग्स के साथ करना है ताकि आपको अच्छे से आपका क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाए और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स भी दे। How did physicians describe malaria in early days? ठीक है, इसमें भी आपने दो तरीके बताने के, दो आपने बतानी ऑब्जर्वेशंस जो थी फिजिशियंस की मलेरिया के लिए अर्ली डेज में। ये आपके पास आ गया, यहाँ से आप बता सकते हैं मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। Okay. Quinine is an effective drug for curing malaria. Drinking the water of marshes does not cause malaria and plasmodium is seen in the blood of male patients. लेकिन ये plasmodium वाली आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप ये इसमें बता सकते हैं कि मलेरिया कॉज करने के लिए ड्रिंकिंग मार्शेस वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया एंड क्वीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। कोई सी भी आप दो ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, वैसे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको जस्ट कि इस टॉपिक को भी आप मिस ना करें इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। छोटा सा ही आपका टॉपिक है, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। हेडिंग्स बना के आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, आप सबसे पहले इसका रीज़न लिखेंगे। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस डेटा ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू कलेक्ट डेटा, डिस्क्राइब डेटा कलेक्शन मेथड, इट इंश्योर्स दी क्वालिटी ऑफ इंपॉर्टेंस। फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो वेज हैं, डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप एंड डायग्राम्स। और इस तरह हेडिंग्स बना के आप इसको मेंशन करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो वैल्यूएबल हो जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। आज का पेपर अब कंप्लीट हो गया। कहीं कोई मिस्टेक हो या आपको लगे कि ये क्वेश्चन ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आया तो वो दोबारा आप पूछ सकते हैं। ओके।